हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फेडरलिज्म क्लास 10 का। शुरू करते हैं विद द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है। सो जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, पावर शेयरिंग के अंदर, ठीक है, इसी को जनरली जो है फेडरलिज्म कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बताइए द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर डिवीजन देखने को मिलता है, डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं। ठीक। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी कि जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है या लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है, उनके बीच में अगर डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिल रहा है, ठीक, इसको हम फेडरलिज्म कहेंगे। इसके अलावा एटिमोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये जो टर्म फेडरेशन है, ये एक लैटिन वर्ड फीडस उससे निकल के आता है, जिसका मतलब होता है ट्रीटी या एग्रीमेंट। ठीक है। तो फेडरेशन हम कह सकते हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि एक ट्रीटी होती है या एग्रीमेंट होता है डिफरेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके बीच में। और ये जो यूनिट्स होती हैं फेडरेशन को, इनको अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे बुलाया जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि है डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट जिसमें दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, जबकि यूनिटरी में सिर्फ एक ही लेवल होगा, या फिर अगर दूसरे लेवल्स हैं भी तो वो जो सब यूनिट्स हैं वो सबॉर्डिनेट के तौर पे काम करती हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं भाई, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे जो होती है फेडरल सिस्टम के अंदर, वो सबॉर्डिनेट नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ऑर्डर्स स्टेट गवर्नमेंट को पास नहीं कर सकती। जबकि यूनिटरी में स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होगी वो सबॉर्डिनेट होती है सेंटर की, और यहाँ पे सेंटर जो है ऑर्डर पास कर सकते हैं। दो दो एग्जांपल हम लिख सकते हैं, चाइना और यूके, जबकि यहाँ पे हम इंडिया और कनाडा की बात कर रहे हैं। ओके, इंडिया एंड कनाडा, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फेडरल सिस्टम, वेयर एज चाइना एंड यूके, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक में, जो कि हमारा है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है। तो सबसे पहला फीचर है कि भाई दो या दो से ज़्यादा लेवल्स या टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं फेडरल सिस्टम में। दूसरी बात कि ये जो डिफरेंट टीयर्स या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, भले ही दे गवर्न द सेम सिटीजन, बट हर एक जो टीयर ऑफ गवर्नमेंट है इसका अपना जुरिस्डिक्शन यानी जो क्षेत्र है वो डिसाइडेड है, बिल्कुल अलग है। ठीक है। चाहे हम बात करें इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग पावर की बात करें कि किस सब्जेक्ट के ऊपर कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, या टैक्सेशन की बात करें, मींस कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस कलेक्ट करेगा, या फिर एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स में बात करें। ठीक है। अब अगला पॉइंट हमें बता रहा है कि जो जुरिस्डिक्शन है डिफरेंट लेवल्स या टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट का, ये स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी हम ये कहते हैं कि जो डिफरेंट टीयर्स या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, इनका जो एग्जिस्टेंस है या इनकी जो अथॉरिटी है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। ठीक है। अगला है कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक, दे कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली, उनको यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जा सकता, सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है। इसमें जो है दोनों ही लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट यहाँ पे चाहिए होता है। ठीक है। फिर अगली बात है कि कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। एक फेडरल सिस्टम के अंदर खाली कोर्ट्स के पास कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर होती है, या डिफरेंट जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उनके पावर्स को इंटरप्रेट करने का या डिस्प्यूट सॉल्व करने का पावर जो है कोर्ट के पास होता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं, ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी बनी रहे। ठीक है। और लास्ट हम बात करेंगे, जो फेडरल सिस्टम है इसमें दो डुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, जबकि दूसरा साथ ही में जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी अकोमोडेट करने का काम फेडरल सिस्टम करता है। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा द टू रूट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन। किस तरह से एक फेडरेशन का फॉर्मेशन हो सकता है, इसके दो रास्ते हैं भैया। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है। ये जो पहला रास्ता है, इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आते हैं और अपना एक बिगर यूनिट फॉर्म करते हैं। ठीक। इस तरह के फेडरेशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं वो इक्वल पावर होती है उनके पास। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया है और स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है। दूसरा जो रूट है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें हम बात करें तो एक लार्ज कंट्री यहाँ पे डिसाइड करती है पावर डिवीजन के लिए बिटवीन जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं और जो नेशनल गवर्नमेंट है उनके बीच में। ठीक है। इस फेडरेशन में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इंडिया, स्पेन और बेल्जियम का। ठीक है। अगला सवाल आता है कि भाई व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। ठीक है। इसका आंसर करने से पहले थोड़ा सा हम इंडिया एज अ फेडरल कंट्री के रूप में थोड़ा इसको समझेंगे चीज़ों को। ठीक। तो इंडिया में फेडरल सिस्टम है, बट फिर भी हम कह रहे हैं कि दैट इट इज़ मोर टिल्ट टुवर्ड्स अ यूनिटरी सिस्टम। ज़्यादा हमें यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बट इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया एक प्योर फेडरल कंट्री नहीं है। इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है क्वासी फेडरल।
ठीक है। तो इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल सिस्टम जिसमें दोनों के फीचर्स मौजूद हैं, फेडरल के सिस्टम के एज वेल एज यूनिटरी सिस्टम के, ठीक है। अगली बात बताएगी कि जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिक्लेयर करता है कि दैट इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इसे यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी फेडरेशन वर्ड का मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बावजूद भी हम इंडिया को फेडरल कंट्री कहते हैं, तो क्यों कहते हैं ये बात अभी हम आगे समझेंगे। जो भी एलिमेंट्स हैं फेडरेशन के, जो भी फीचर्स हैं, जो बातें हैं फेडरलिज्म की, दे आर इंट्रोड्यूस इनटू मॉडर्न इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यानी कि जो फेडरलिज्म के एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आए हैं इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, ठीक, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे उनका जिक्र किया गया था, ठीक है। अगली बात हम कह सकते हैं कि सारे ही जो फीचर्स हैं फेडरलिज्म के जो अभी हमने पहले पढ़े, ठीक है, वो अप्लाई होते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ओरिजिनली तो सिर्फ 2 ही टीयर ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई थी, ठीक है, बट लेटर ऑन एक 3rd टीयर भी ऐड किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक लास्ट में पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं पहला जो पॉइंट है दैट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्रीज, इट इज़ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। पहला पॉइंट तो हमने यहीं पे पढ़ लिया था कि सारे ही जो फीचर्स हैं फेडरलिज्म के वो अप्लाई होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे। दूसरी एक और बात हम ये कहेंगे कि जो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर्स यानी लॉ मेकिंग पावर्स का देखने को मिलता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, कि किन सब्जेक्ट्स के ऊपर कौन सा लेवल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, इसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में बांट दिया गया, जिसमें सबसे पहली लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है। अब दिमाग में आना चाहिए ये सारे सब्जेक्ट्स हम क्यों कह रहे हैं कि भाई इनको यूनियन लिस्ट में ही क्यों रखा गया, तो इनके ऊपर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, पहली बात। दूसरा, इनको यूनियन लिस्ट में इसलिए रखा गया है ताकि बिकॉज इन सब्जेक्ट्स के ऊपर हमको यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ चाहिए, ठीक है। भाई अगर बात करें करेंसी की बात कर लें तो करेंसी अगर अलग अलग स्टेट की अलग अलग करेंसी होगी तो कितनी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए यूनिफॉर्म पॉलिसी हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट ही खाली यहाँ पे लॉज इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बना सकती है जो इस लिस्ट में मेंशन्ड है, ठीक है। अगली जो लिस्ट है हमारी वो है स्टेट लिस्ट। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट या लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन है, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट इन पे लॉज बना सकती है इन जो इस लिस्ट के अंडर सब्जेक्ट्स आते हैं। अगली लिस्ट है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं, दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे यूनियन और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं इस पर, ठीक। सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज है, ठीक है। इस तरह से सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डिस्प्यूट के चांसेस भी अराइज होते हैं, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है किसी भी लॉ के ऊपर, ठीक, तो द लॉ दैट इज़ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल इन दिस केस, उसको कंसीडर किया जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट की बात यहाँ पे चलेगी, ठीक है। अगली बात है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट जो है क्या, एक सवाल दिमाग में आना चाहिए, क्या स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट हमारी लॉ बना सकती है कि नहीं बना सकती है। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है इट कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इन स्टेट लिस्ट, बट यहाँ पे ये ज़रूरी है कि जो ये मोशन है, जो ये बिल है उस सब्जेक्ट के ऊपर, इसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ सपोर्ट मिलना चाहिए दोनों ही हाउसेज से, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। अब एक और प्रश्न आता है कि भाई एग्रीकल्चर और कॉमर्स जो हैं ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, पर फिर आखिर क्यों हमारे यहाँ जो है यूनियन कैबिनेट में एक एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो ये इसलिए होता है कि भले ही हम कह रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर और कॉमर्स हमारे स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इसके बावजूद भी हमारे यूनियन कैबिनेट के अंदर इसका एक मिनिस्टर होता है। इसके पीछे रीज़न है कि इसका एक वाइडर प्रोस्पेक्ट है, वाइडर प्रोस्पेक्ट यानी कि जब हम बात करते हैं इंटर स्टेट ट्रेड की तो वहाँ पे हमें यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जो है यूनियन कैबिनेट के अंदर इसका मिनिस्टर होता है, ठीक है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन का भी वो हिस्सा होते हैं, इसलिए भी ये पॉइंट यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे जस्टिफाई होता है, ठीक है। कुछ जो अभी हमने तीनों लिस्ट का जिक्र जो तीनों लिस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ी उनके कुछ और सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे बताए गए अपार्ट फ्रॉम जो मेंशन किए गए थे, ठीक है। तो और भी हम यहाँ से देख के बता सकते हैं, ठीक है, अगर हमें लिखना हो तो। यूनियन लिस्ट जिसमें हमें पढ़ा था कि भाई सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे लॉ बना सकती है, जैसे डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर्स हैं, वॉर या पीस की बात आ रही है, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट, ठीक है। स्टेट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, इस तरह से कुछ और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स मिल जा रहे हैं। कॉन्करेंट लिस्ट दोनों ही गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं, एडुकेशन है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है,
ट्रेड यूनियन, अडल्ट्रेशन, अडॉप्शन, सक्सेशन वगैरह। तो इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। अगला सवाल है कि वाई व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द लिस्ट। जो तीनों लिस्ट की अभी हमने बात की, स्टेट, यूनियन एंड कॉन्करेंट, इनमें जो सब्जेक्ट्स नहीं आ रहे हैं उनका क्या होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स जो किसी भी जो तीनों लिस्ट हमने पढ़ी उनमें नहीं आ रहे हैं उनको हम कहते हैं रेजिडरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब यूनियन गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर दी गई भाई कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है। कुछ सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें रेजिडरी सब्जेक्ट्स की, तो जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट है, साइबर लॉज हैं, ई कॉमर्स है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। ये वो सब्जेक्ट्स हैं एक्चुअली में दैट केम टू अ नॉलेज, जिनके बारे में हमें बाद में पता चला है, जो चीज़ें बाद में डेवलप हुई संविधान बनने के बाद, तो उन्हें रेजिडरी सब्जेक्ट्स कहा जा रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे इंडिया एज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की जब हम बात करते हैं तो भाई इसमें इक्वल पावर नहीं होती कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास, ये हमने पहले भी पढ़ा। तो सारे जो स्टेट्स हैं इंडियन यूनियन के अंदर उनके पास इक्वल पावर नहीं है, कुछ स्टेट्स के पास यहाँ पे स्पेशल स्टेटस उनको मिला हुआ है। जैसे अगर हम बात करें, अब हम जम्मू कश्मीर की बात यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 370 तो हटा दिया गया है, इसलिए हम आर्टिकल 371 की बात करेंगे। कुछ स्टेट्स हैं जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम वगैरह, ये जो है एक स्पेशल पावर्स इन्जॉय करते हैं अंडर द स्पेशल जो प्रोविजंस हैं आर्टिकल 371 के अंडर में, उसकी वजह से, ठीक है, ड्यू टू द पेक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। ये जो स्पेशल पावर्स हैं दे आर एन्जॉयड इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन ऑफ, अगर लैंड राइट्स की बात करें, जो इंडिजिनस पीपल हैं, लोग हैं वहाँ के मूल निवासी हैं, उनके जो लैंड राइट्स हैं उनको उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, या उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। या प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि उसी स्टेट के लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज में प्रेफर किया जाएगा, ठीक। इस तरह से इनको यहाँ पे जो है प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक। इंडियंस जो परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं हैं इन स्टेट में, वो यहाँ पे घर नहीं खरीद सकते। इस तरह से कुछ यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पे इन स्टेट्स को मिले हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी यूनिट्स हैं हमारे इंडियन यूनियन में, कह रहा है विच एन्जॉय वेरी लिटिल पावर। ये इतने बड़े नहीं है कि इन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, या इतने भी छोटे नहीं है कि उन्हें हम एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ मर्ज करते हैं, तो इन्हें यूनियन टेरिटरीज़ कहा जाता है। और ये जो टेरिटरीज़ हैं इनके पास भाई स्टेट के जैसी पावर्स नहीं होती, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कंट्रोल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है जो कह सकते हैं कि द पॉइंट दैट मेक आर कंट्री अ फेडरल कंट्री इज़ द शेयरिंग ऑफ पावर विच इज़ बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये इवन एक स्टेटमेंट के तौर पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो शेयरिंग ऑफ पावर जो है, कह रहा है ये इट इज़ बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये जो भी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है इसको बदल पाना आसान नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट अकेले इस काम को नहीं कर सकती, ठीक। कोई भी चेंज अगर करना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में, या जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, देन इट हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज विद 2/3 मेजॉरिटी। और साथ ही साथ इसमें यहाँ पे एक फॉर्मल कंसेंट चाहिए होता है, कम से कम जो हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स हैं उनके जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनका भी, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शेयरिंग ऑफ पावर है डिफरेंट ऑर्गन्स या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता है, ये हमारी कंट्री की प्रॉपर फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है रोल ऑफ जुडिशरी, जो हमारे यहाँ देखने को मिलता है, ये भी हमें फेडरल बनाता है भाई। तो रोल ऑफ जुडिशरी की बात करें तो ऑलरेडी हमने कहा कि भाई जुडिशरी का एक तो इंपॉर्टेंट रोल है इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन, किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो सही तरीके से इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, इसको देखना। दूसरी बात है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर या डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही डिसीजन लेने की पावर है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहाँ पे भी जुडिशरी का रूल देखने को मिलता है, ठीक। अब ऑन द बेसिस ऑफ जो भी अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा है उसके आधार पे 3 सिचुएशंस हैं जो हमें यहाँ समझनी और आंसर करना है। तो फर्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं, पोखरन, जो कि एक प्लेस है इंडिया में, कह रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था राजस्थान में। और मान लिया जाए कि भाई जो गवर्नमेंट है राजस्थान की, वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यूक्लियर पॉलिसी का विरोध करती है, तो क्या वो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने से रोक पाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को इसलिए नहीं रोक सकती क्योंकि जो डिफेंस है वो एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन है कि भाई मान लें अगर सिक्किम की जो गवर्नमेंट है वो नई टेक्स्ट बुक लाना चाहती है, इंट्रोड्यूस करना चाहती है, तो और यूनियन गवर्नमेंट को जो बुक्स हैं वो पसंद नहीं आ रही हैं, तो क्या इस केस में स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी यूनियन गवर्नमेंट से टेक्स्ट बुक्स लॉन्च करने से पहले कि नहीं, ठीक। तो बिल्कुल लेनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे परमिशन इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि एडुकेशन जो है वो एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जहाँ पे
अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो हमने बात की भाई या तो म्यूचुअल कंसेंट से काम कर लें, दोनों मिल के काम कर लें, ठीक, या फिर वरना फिर वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ही चलती है, ठीक है। तीसरी सिचुएशन है कि भाई जो चीफ मिनिस्टर्स हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह के, दे हैव डिफरेंट पॉलिसीज़ कि किस तरह से उनकी जो पुलिस है वो नक्सलाइट्स से टैकल करेगी, लड़ेगी या रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक। अब क्या इस मसले में प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे इंटरवीन कर सकते हैं या कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर्स को, जो उन्हें मानना पड़ेगा? तो यहाँ पे हम कहेंगे आंसर हमारा होगा नो, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे इंटरवीन इसलिए नहीं कर सकते, ये तभी इंटरवीन करेंगे एक्चुअली में जब स्टेट्स इनसे कुछ मदद मांगे, स्टेट गवर्नमेंट कुछ मदद मांगे, तभी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, अदरवाइज़ ये कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे, क्योंकि जो पुलिस है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। अगली बात करें कि इफ़ फेडरलिज्म, एक सवाल और आता है हमारे पास कि क्या फेडरलिज्म सिर्फ बिग कंट्रीज़ के लिए काम करता है? क्या अगर बिग कंट्रीज़ के लिए काम करता है तो बेल्जियम ने क्यों अडॉप्ट किया भाई, ठीक। तो बेल्जियम ने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया क्योंकि वहाँ पे जो डाइवर्सिटी थी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी या जो डिफरेंट मल्टीलिंगुअल ग्रुप्स थे यहाँ पे, ठीक, उनकी मौजूदगी थी और उनके बीच में जो डिफरेंसेस थे उनको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने पावर शेयरिंग मॉडल अडॉप्ट किया, फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया, ठीक है। और जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो इससे मतलब नहीं है कि कंट्री बिग है या स्मॉल है, ठीक है। फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ कंट्री, शांतिपूर्वक तरीके से जो डिफरेंसेस है लोगों के बीच में रिजॉल्व हो जाएं, ठीक है, सभी को गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए फेडरलिज्म को अडॉप्ट करना सभी के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। हाउ फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, इस सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस दिए हैं दे आर, वो ज़रूरी हैं फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, पर ये पर्याप्त नहीं है, दे आर नॉट सफिशेंट। तो हम ये कह सकते हैं जो फेडरलिज्म है ये सक्सीड हो पाया इंडिया में जस्ट नॉट बिकॉज कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उनके बेसिस पे ही सिर्फ ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक। जो रियल सक्सेस है इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अ कंट्री, किस तरह से राजनीति, लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति हमारे यहाँ की जाती है, डेमोक्रेटिक तरीके से पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, ठीक। इस पे ये डिपेंड होती है सक्सेस, सफलता जो है फेडरलिज्म की वो इस पर निर्भर करती है। दिस एंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, जो बेसिक जो फीचर्स हैं, रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिज़ायर ऑफ लिविंग टुगेदर, ये जो हैं शेयर्ड आइडियल्स बन गए हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। अगली बात बता सकते हैं कि फेडरलिज्म को देखा जाए तो मेजर 3 तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। पहला, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, दूसरा जो लैंग्वेज पॉलिसी है इंडिया की हमारी, ठीक है, और तीसरा जिस तरह से फेडरलिज्म को जिस तरह से सेंटर स्टेट रिलेशंस रीस्ट्रक्चर हुए, उसने भी यहाँ पे फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने का काम किया है, ठीक है। सबसे पहले अब मुद्दा जो है क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, इसकी बात कर लें तो क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हम कह सकते हैं फर्स्ट और सबसे मेजर टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हमारी कंट्री में, ठीक है। फ्रॉम बिगिनिंग 1947 से अगर हम बात करें, कई सारे जो ओल्ड स्टेट्स थे वो वैनिश हुए, कई नई स्टेट्स क्रिएट हुए, कईयों का एरिया, बाउंड्री और नेम वगैरह बदला गया। तो ये इसलिए किया गया बेसिकली ताकि जो लोग सेम लैंग्वेज जो बोलते हैं, ठीक, वो सेम स्टेट में रह सकें, ठीक है। सम स्टेट्स वर ऑल्सो क्रिएटेड, सिर्फ भाषा के आधार पर ही राज्य नहीं बनाए गए, बल्कि जो डिफरेंसेस कल्चर के आधार पे थे, एथनिसिटी के आधार पे थे या जोग्राफी के आधार पे थे, इनको भी रिकॉग्नाइज करते हुए स्टेट्स का क्रिएशन किया गया। इवन एक यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 1953 में, इन ऑर्डर टू कंसल्ट कि किस तरह से जो है रीअरेंजमेंट या रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट बाउंड्रीज़ का किया जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहली जो स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी थी वो थी आंध्र प्रदेश 1953 में। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है इसको लागू कर दिया गया था 1956 में, जिसकी वजह से 6 यूनियन टेरिटरीज और 14 स्टेट्स क्रिएट हुई थी, ठीक है। अब बात करेंगे वाई नेशनल लीडर्स इग्नोर द डिमांड ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम, ये एक सवाल है, ठीक, कि जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड उठाई गई तो इसको कुछ समय तक हमारे जो नेशनल लीडर्स ने थे उन्होंने इग्नोर क्यों किया। तो जब ये डिमांड उठी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो कुछ नेशनल लीडर्स जो थे हमारे, उन्हें लगा कि भाई इससे तो हमारा जो कंट्री है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए इस डिमांड को रेजिस्ट कर रही थी कुछ समय तक, पर ये डिमांड कंटिन्यू रही, ठीक है। कई जगह इवन जो है काफ़ी वॉयलेंट प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिले इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, तो जिसके चलते यहाँ पे गवर्नमेंट को इस डिमांड को मानना पड़ा, और उनका जो डर था वो एक्चुअली बाद में गलत साबित हुआ, क्योंकि जो फॉर्मेशन था लिंग्विस्टिक स्टेट का, इसने हमारी कंट्री को और ज़्यादा यूनाइट करने में हेल्प किया, और हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन को भी आसान बनाने का काम किया, ठीक है। अब बात करेंगे हम लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया की, ठीक है।
तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो भाई किसी भी लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं देता है। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी को सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, बट हिंदी भी मदर टंग है सिर्फ 44% इंडियंस की, ठीक है। हिंदी के अलावा इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 21 अदर लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज़ किया गया है, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे हम शेड्यूल्ड लैंग्वेज शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिस लैंग्वेजेस हैव बीन प्लेस्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक कैंडिडेट अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है दैट इज़ कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में वो अपना पेपर दे सकता है। इवन स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे भी उनको भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, लीनियंसी दी गई है, ठीक। वो भी अपना जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें अपना जो गवर्नमेंट वर्क है वो सारा काम कर सकते हैं, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज में। अब भले ही प्रमोशन ऑफ हिंदी एक जो है ऑफिशियल पॉलिसी है हमारी गवर्नमेंट की, वो उसको कंटिन्यू करके रख रही है, बट प्रमोशन का मतलब ये नहीं कि हम इम्पोज कर रहे हैं हिंदी को दूसरे स्टेट्स के ऊपर या लोगों के ऊपर जो अलग भाषाएं बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हमारी जो लैंग्वेज पॉलिसी है बहुत ही लीनियंट और फ्लेक्सिबल है, जो हमें फेडरल बनाती है, ठीक है। स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसको भी समझेंगे। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 1953 में, तो भाई आर्टिकल 343 जो है इसमें डिक्लेयर किया गया कि हिंदी वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश एक एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में काम करेगी, बट नॉट मोर देन 15 ईयर्स, अगले 15 साल तक ही बस, ठीक है। इंग्लिश का जो है बाद में 15 साल बाद इस भाषा को बंद कर दिया जाएगा। तो 1964 में जब एक प्रयास किया गया कि इंग्लिश का जो यूज़ है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक, इस बात का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विरोध हुआ, कई स्टेट्स के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिले, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरल, कर्नाटका, पुडुचेरी वगैरह में, ठीक है, यहाँ पे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिले, ठीक है। कुछ इवन जो ये प्रोटेस्ट थे काफ़ी वॉयलेंट भी, दे टर्न वॉयलेंट एक्चुअली, ठीक है। तो इस प्रपोजल को इसलिए ड्रॉप कर दिया गया और ये डिसाइड किया गया कि इंग्लिश जो है इट वुड नॉट बी एंडेड जब तक कि एक रेजोल्यूशन, इंग्लिश का जो इस्तेमाल है वो बंद नहीं किया जाएगा जब तक कि एक रेजोल्यूशन पास नहीं हो जाता है, ठीक है, बाय द लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेचर है हर एक स्टेट का, जो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, वहाँ हर एक उस स्टेट के लेजिस्लेचर से जब तक रेजोल्यूशन नहीं पास हो जाएगा और जो दोनों हाउसेज हमारे पार्लियामेंट के उनसे एक रेजोल्यूशन नहीं पास हो जाएगा, तब तक इंग्लिश का इस्तेमाल बंद नहीं किया जाएगा, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग सेंटर स्टेट रिलेशन, दिस इज़ वन मेजर पॉइंट जो हमारे कंट्री को, जिसने फेडरलिज्म को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने का काम किया है, ठीक है। तो ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की जब हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस की, तो ये हमने पहले ही पढ़ा कि भाई इट हैज़ हेल्प टू स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस, बट किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो हैं पावर शेयरिंग के लिए वो रियलिटी में वर्क करते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस तरह से रूलिंग पार्टीज़ और लीडर्स जो हैं इन अरेंजमेंट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसको हम दो फेजेज़ में समझ सकते हैं, बिफोर 1990 एंड आफ्टर 1990। तो बात करते हैं बिफोर 1990 की। बिफोर 1990 की अगर बात करें तो फॉर द लॉन्ग टाइम ए सेम पार्टी रूल्ड एट सेंटर इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। इसका मतलब था कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो एक ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट के रूप में काम नहीं कर पा रही थी, इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पा रही थी। जब भी स्टेट लेवल पे एक डिफरेंट पार्टी रूल कर रही होती थी या उसकी गवर्नमेंट फॉर्म होती थी, तो सेंटर में जो पार्टी होती थी इट ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट, ठीक है। देखा जाता था कि बस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी, दैट वो कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज़। तो ये जाहिर सी बात है जो फेडरलिज्म की जो बेसिक स्पिरिट है उसको अंडरमाइन करने वाली बात थी, ठीक है। आफ्टर 1990 क्या चेंजेस आए, तो सारी स्थिति जो बदली वो 1990 के बाद से बदली, क्योंकि इसके बाद कई सारी रीजनल पार्टीज़ एमर्ज हुई डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, और ये कह सकते हैं कि एक बिगिनिंग थी एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट की सेंटर में, क्योंकि कोई भी एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गेन नहीं कर पा रही थी लोकसभा के अंदर। तो जो मेजर नेशनल पार्टीज़ थी उन्हें एक अलायंस फॉर्म करनी पड़ी कई सारी रीजनल पार्टीज़ के साथ, और कोलिजन गवर्नमेंट का दौर शुरू हो गया। इससे कह सकते हैं दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी जो थी, इंडिपेंडेंस जो थी, उसको रिस्पेक्ट किया जाने लगा, ठीक है। इसको और भी ज़्यादा समर्थन मिलता है, सपोर्ट मिलता है बाय द एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें दैट मेड इट एक्चुअली डिफिकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरल पावर शेयरिंग इस अगर हम देखें आज के समय में ज़्यादा इफेक्टिव है रेदर देन जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उस अर्ली ईयर्स की अगर हम बात करें तब से आज हम कंपेयर करें तो आज ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसका टाइटल है द स्टेट्स प्लेड फॉर मोर पावर्स। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं देयर इज़ अ बाउल
जो शेफ़ है वो खड़ा है बाउल में और इसमें लिखा हुआ पावर्स ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी, शी इज़ स्टैंडिंग हियर। और ये डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, द जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के वो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। सो व्हाट दिस इमेज इज शोइंग, इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, इनको देख लेते हैं। पहला तो ये इमेज दिखा क्या रही है, तो ये जो इमेज है ये दिखा रही है द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट व्हेन इट कम्स टू डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे एक अपर हैंड रहता है जब बात आती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फंड्स या पावर्स की डिफरेंट स्टेट्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा डोमिनेंट और सेलेक्टिव दिखाया गया है यहाँ पे इन डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर्स। दूसरा यहाँ पे लीडर कौन है, तो लीडर हैं भाई जो हमारी पहली वुमेन पीएम थी इंदिरा गांधी जी, उनको दिखाया गया है। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कैसे पावर मिसयूज़ करती है, तो भाई आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट जो है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे पावर का मिसयूज़ करती है। प्रेसिडेंट रूल लगा देती है उन स्टेट्स के अंदर जहाँ पे एक डिफरेंट पार्टी रूल कर रही होती है। ठीक है, दूसरी इमेज आती है पेरिल्स ऑफ रनिंग अ कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस इमेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हु इज़ द लीडर शोन हियर, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं भाई जो लीडर हमें दिखाए गए हैं वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, दूसरा सवाल, व्हाट इज़ दिस इमेज इज शोइंग, इमेज दिखाना क्या चाहती है, मैं तो इमेज दिखा रही है भाई जो एक एनडीए लेड जो कोलिजन गवर्नमेंट थी 1998 में जो बनी थी उसको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। वाई दिस चेयर इज़ मेड अप ऑफ बॉम्ब्स, है ना, इसमें बॉम्ब्स हम देख क्यों पा रहे हैं, ज़रा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखें इमेज में तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बॉम्ब्स की सीट बनाई गई है जिसके ऊपर जो है पीएम बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ज़रा इसको समझ लेते हैं फटाक से। ठीक, तो इट इज़ शोन टू इंडिकेट द इंस्टेबिलिटी ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, या ये दिखाने के लिए कि भाई ये जो गवर्नमेंट है, जो कोलिजन गवर्नमेंट, इट कैन एक्सप्लोड और ब्रेक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू टू जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से। क्योंकि भाई कोलिजन गवर्नमेंट बहुत अनस्टेबल होती है, उसमें लोगों को एक साथ लेकर के चलना सब ये मतलब कभी भी किसी भी पॉइंट पे जाके ब्रेक हो सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो वही चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है दैट देयर इज़ ऑलवेज अ फियर दैट स्मॉलर पार्टीज विल विदड्रॉ देयर सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, अब आते हैं दोनों ही कलेक्टिव एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया दोनों कार्टून्स के ऊपर। तो जो दोनों कार्टून्स हैं वो बेसिकली सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन दिखा रहे हैं। तो सवाल ये उठाया गया है कि क्या स्टेट को यहाँ पे जो है एक बैगिंग बाउल के साथ सेंटर के पास जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा सवाल उठाया गया है कि जो लीडर होता है कोलिजन गवर्नमेंट का वो किस तरह से अपने जो पार्टनर्स हैं कोलिजन के अंदर उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक, तो पहली बात कि भाई स्टेट शुड नॉट गो टू द सेंटर विद अ बैगिंग बाउल, क्योंकि ये फेडरलिज्म के स्पिरिट के अगेंस्ट होगा। ठीक है, दूसरी बात कि किस तरह से लीडर जो है वो कोलिजन पार्टनर्स को सेटिस्फाई करके रख सकते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं एक प्रपोर्शनेट शेयर पावर में और रिसोर्सेज में उनको दे करके, फंड्स वगैरह में दे करके उनको सेटिस्फाई किया जा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं अगले सवाल पे। एक सवाल उठाया गया है हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर कि क्या जो रीजनलिज्म है ये डेमोक्रेसी के लिए गुड है। ठीक है, रीजनलिज्म, ठीक है, तो रीजनलिज्म जाहिर सी बात है इट इज़ नॉट, कैन नॉट बी गुड फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। जैसे अगर हम बात करें अपने देश की तो हमारे यहाँ मल्टी रेशियल कल्चर्स हैं, लैंग्वेज हैं, ट्रेडिशन है, और जो कलर है हमारा जो ट्राई कलर है इट इज़ मेड ऑफ दिस, वो उसको रिप्रेजेंट करता है डाइवर्सिटी को। ठीक है, हमारी जो ग्लोरी है, ठीक, वो हमारी डाइवर्सिटी में ही लाई करती है। ठीक है, डज़ नॉट मीन कि एक रीजन या एक स्टेट जो है वो सुपीरियर है या एक को सपोर्ट किया जाएगा और दूसरे को डिप्राइव कर दिया जाए चीज़ों से। ठीक, ऐसा नहीं है। इंडिया एज अ कंट्री तभी ग्रो करती है जब हर एक रीजन, हर एक स्टेट, हर एक एरिया ग्रो करता है, डेवलप करता है, तभी इंडिया एज अ कंट्री ग्रो करेगी। ठीक है, तो इसीलिए वी शुड डेवलप विद द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड लिविंग टुगेदर टू अवॉइड अ सिचुएशन लाइक रीजनलिज्म इन इंडिया। ठीक, ये एक अच्छा आंसर है इस सवाल का। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है हमारा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो जब 2011 में सेंसस कंडक्ट कराया गया था तो उसमें 1300 लैंग्वेजेस जो हैं यहाँ पे रिकॉर्ड की गई, जिन्हें लोगों ने कहा कि भाई वो उनकी मदर टंग है। ठीक है, अब ये जो लैंग्वेजेस थी 1300 लैंग्वेजेस, इनका क्या किया गया, इनको इनकी ग्रुपिंग की गई मेजर लैंग्वेजेस के अंडर में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि भाई भोजपुरी, मगधी और बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी जैसी भाषाओं को हिंदी के अंडर में ग्रुपिंग इनकी की गई। इवन आफ्टर ग्रुपिंग के बाद भी जो नंबर है वो रिड्यूस होकर के 121 पे आया। अब इन 121 मेजर लैंग्वेजेस में से 22 लैंग्वेजेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया, जिन्हें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का 8 शेड्यूल है उसमें जगह दी गई, इसीलिए इनको शेड्यूल लैंग्वेजेस कहा जाता है। बाकी की लैंग्वेजेस को हम नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस कहते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो ये जो है मदर टंग कही जाती है ओनली 44 इंडियंस की, जबकि इंग्लिश की बात करें तो 0.02% जो इंडियंस हैं दे रिकॉर्डेड इंग्लिश एज अ मदर टंग। ठीक है, अब बात करें जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं।
सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें कहीं भी आप देखें तो इंग्लिश का नाम नहीं है, ठीक है ना। और एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे समझनी है, संस्कृत के सामने यहाँ पे एन लिखा दिख रहा है, तो ये दिमाग में सवाल आना चाहिए आखिर ये एन का मतलब क्या है, ठीक है। तो एन का मतलब है नेग्लिजिबल, मतलब बहुत ही कम आबादी है जो संस्कृत भाषा बोल पाती है, इसीलिए यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एक आर्टिकल जो कि एक काफ़ी नोटेड जाने माने हिस्टोरियन थे, रामचंद्र जी, ठीक, इनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर 1 नवंबर 2006 को, वो हमारी किताब में यहाँ पे लिया गया है। इसको समझ लेते हैं क्या इन्होंने इस किताब के आर्टिकल के अंदर कहा था, ठीक। तो इनकी जो रिपोर्ट है, इनकी जो रिपोर्ट, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या कहा कि भाई जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, इसकी रिपोर्ट एक्चुअली में 1956 में इम्प्लीमेंट कर दी गई थी, ठीक है। और इस रिपोर्ट की वजह से कह रहा है ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल लाइफ ऑफ नेशन, ठीक। गांधी जी और दूसरे लीडर्स ने जो प्रॉमिस किया था कि भाई अपने फॉलोअर्स को कि जब विल गेट द फ्रीडम, जब हमें आज़ादी मिलेगी तो एक नया देश बनेगा, नया नेशन बनेगा, नए सेट ऑफ प्रोविंसेस देखने को मिलेंगे। पर अभी देखने को क्या मिल रहा है, दैट प्रोविंसेस आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। एक पार्टीशन तो हमने 1947 में देखा था, और दैट वाज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमोर्डियल अटैचमेंट टू वंस फेथ। प्राइमोर्डियल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी चीज़ को लेकर के, तो यहाँ पे जब रिलीजन को लेकर के बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था लोगों के अंदर, इसकी वजह से एक पार्टीशन हमने फेस किया। अब दूसरा सवाल इन्होंने उठाया कि कितने ज़्यादा और पार्टीशन हमें देखने को मिलेंगे जब हम और लॉयल्टी दिखाएंगे, इस तरह की लॉयल्टी या इस तरह का अटैचमेंट अगर हम अपनी लैंग्वेज को लेकर के दिखाएंगे तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। इसका तो रिज़ल्ट यही देखने को मिलेगा कि भाई वी कैन से कि भाई ओके, बाद में इन्होंने इस बात को जस्टिफाई भी किया, ठीक, कि भाई लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो क्रिएशन हुआ है इसने इट हैज़ स्ट्रेंथेंड, इसने हमारी कंट्री की यूनिटी को मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। इवन अगर ये नहीं होता, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन नहीं होता, तो सिचुएशन और वर्स हो जाती, ठीक। हो सकता है ऐसा देखने को मिलता 1 लैंग्वेज और 14-15 नेशंस, मतलब विद इन द कंट्री बहुत ज़्यादा डिवीज़न हो जाता। लोग अपने अगर गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे इस डिमांड को जो है नहीं मानती, तो इस तरह की चीज़ देखने को मिल सकती थी, ठीक। इसी को इन्होंने यहाँ पे समझाया है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक में जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक मीनिंग है कि भाई डिवीजन ऑफ पावर है ना, बेसिकली जो पावर जो है सेंटर और स्टेट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाए, तो इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक। अब अगला जो प्रश्न आना चाहिए दिमाग में कि वाई वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो सिर्फ 2 ही टीयर ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी, पर जो वास्टनेस है इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो इतने बड़े देश को अगर हम सिर्फ 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट से रन नहीं कर सकते, उसको संभाल नहीं सकते। स्टेट्स इन इंडिया इवन अगर हम बात करें तो भाई दे आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर हम बात करें, यूपी जो है रशिया से भी ज़्यादा है, महाराष्ट्र की बात करें तो जर्मनी से भी ज़्यादा है। तो और ये जो स्टेट्स हैं बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स भी हैं, अंदर उनके अंदर बहुत ही कल्चर डाइवर्स है, लैंग्वेज डाइवर्स है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। तो इसको हैंडल करने के लिए हमें सिर्फ 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट वुड नॉट बी इनफ, एक 3rd टीयर की ज़रूरत यहाँ पे है, पावर को डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये अगली बात है। तो बेसिक आइडिया क्या है कि भाई बहुत सारी कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, इशूज़ होते हैं दैट कैन बी बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। लोकल लेवल पे उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से सेटल किया जा सकता है। इवन लोकल जो पीपल होते हैं उनको बेहतर नॉलेज होता है अपनी प्रॉब्लम्स का, उनकी लोकेलिटी में क्या समस्याएं हैं। इसके अलावा उनके पास बेटर आइडिया होता है कि कहाँ पर रुपया स्पेंड करना है, कितना करना है, ठीक, कैसे चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करना है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि दैट एट लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल, लोगों के लिए डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना पॉसिबल हो पाता है, ठीक। तो ये एक हैबिट डेवलप करती है लोगों के अंदर, ये जो प्रैक्टिस है इट हेल्प्स टू डेवलप इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन द पीपल, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट इस तरह से हम कह सकते हैं सबसे बेस्ट तरीका है टू रियलाइज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। ड्रॉबैक्स इन डिसेंट्रलाइजेशन बिफोर 1992 में के पहले क्या समस्याएं थी डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, इसको समझते हैं। तो इनिशियली जब डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया तो भाई पंचायत विलेजेस में और म्यूनिसपैलिटीज़ अर्बन एरियाज़ के अंदर सेटअप की गई, ठीक। बट ये जो सिस्टम था पूरा ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, ठीक है। इन कई जगह पे ऐसा मतलब मोस्टली ऐसा होता था कि जो इलेक्शंस होते थे लोकल बॉडीज़ के लिए वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते थे। लोकल गवर्नमेंट्स के पास अपने कोई पावर या रिसोर्स वगैरह नहीं था, ठीक। तो हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन जो था वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था।
बहुत ही कम इफेक्टिव था, ठीक है। मेजर जो इसलिए ज़रूरत थी यहाँ पे रिफॉर्मेशन की, बदलाव की, तो इसीलिए एक मेजर स्टेप यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ 1992 में लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, और जिससे थर्ड जो टियर है हमारा डेमोक्रेसी का, लोकल गवर्नमेंट, उसको और भी ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाया जा सके, ठीक है। अब क्या मेजर्स यहाँ पे अडॉप्ट किए गए 1992 में? तो पहला तो भाई इलेक्शंस यहाँ पे मैंडेटरी कर दिए गए रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट कराने के लिए। दूसरा, सीट्स यहाँ पे रिजर्व कर दी गई SC ST OBCs के लिए। तीसरा, 1/3 सीट्स यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिसे स्टेट इलेक्शन कमीशन कहा गया, इसको फ्रेम किया गया, बनाया गया, ताकि स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएँ, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी इसको दे दी गई। और अगली बात बोली गई कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू शेयर पावर एंड रिसोर्सेज एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये कुछ रिफॉर्मेटरी स्टेप्स थे जो 1992 में अडॉप्ट किए गए, ठीक है। अब बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो पंचायती राज सिस्टम कहते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट को। इसमें 3 लेवल्स पे हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले विलेज लेवल, लोवेस्ट लेवल जो कि होता है, फिर ब्लॉक लेवल और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो विलेज लेवल में हमें ग्राम पंचायत की हम बात करते हैं, ब्लॉक लेवल पे हम जो है एक पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम ज़िला परिषद की बात करते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम अलग से समझेंगे। पहले तो रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। भाई रूरल लोकल गवर्नमेंट को कॉमनली पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। हर एक विलेज के अंदर या ग्रुप ऑफ विलेजेज होते हैं, इनकी एक ग्राम पंचायत होती है, जो कि एक काउंसिल है, ठीक है, जिसमें कई वार्ड मेंबर्स होते हैं। वार्ड मेंबर यानी फॉर द पर्पज़ ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन, जो पूरा विलेज होता है उसको कई वार्ड्स में बांट दिया जाता है, और वहाँ से एक पंच अपॉइंट होता है, ठीक है। और इन सभी का जो हेड होता है, मतलब ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, उसे हम सरपंच कहते हैं, ठीक है। ये जो पंच या जो ये आपके काउंसिल जो वार्ड मेंबर्स होते हैं, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द अडल्ट पॉपुलेशन, यानी वोटिंग के थ्रू, जनरल वोटिंग के थ्रू, जनरल इलेक्शन के थ्रू इनको जो है चुना जाता है, ठीक। ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है पूरे विलेज के लिए। फिर आप बात करें जो पंचायत हेड वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, ठीक। सारे जो वोटर्स होते हैं विलेज के अंदर, वो इसके मेंबर्स होते हैं, किसके? ग्राम सभा के, ठीक है। इसकी मीटिंग साल में 2 या 3 बार होती है, टू अप्रूव एनुअल बजट को अप्रूव करने के लिए, और जो ग्राम पंचायत है उसकी वर्किंग को रिव्यू करने के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की बात करें तो भाई हर एक, अभी हमने बात की कि ईच विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेज होते हैं, ठीक, दे हैव अ ग्राम पंचायत, ठीक। ये एक काउंसिल है जिसमें कई वार्ड मेंबर्स होते हैं, जिन्हें हम पंच, और उनका जो प्रेसिडेंट होता है उसे सरपंच कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इलेक्टेड होती है एडल्ट पॉपुलेशन के द्वारा, ठीक। ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करती है। वोटर्स, सारे ही वोटर्स इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। साल में 2 या 3 बार मीटिंग होती है एनुअल बजट को अप्रूव करने के लिए और ग्राम पंचायत की वर्किंग को रिव्यू करने के लिए। अगला है ब्लॉक या पंचायत समिति, ठीक। तो पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत जैसे हम कहते हैं, ये एक रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, इंटरमीडिएट लेवल पे जो कि काम करती है। हमसे तहसील या तालुका या मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। ये इट वर्क्स फॉर द विलेजेस, जो भी विलेजेस एक ब्लॉक के अंदर आते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक। पंचायत समिति हम कह सकते हैं एक लिंक होती है किसके बीच में? ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद के बीच में। इसके अलावा कई सारी ग्राम पंचायतों को एक साथ मिला करके हम कह सकते हैं कि भाई एक पंचायत समिति बनती है, ब्लॉक या मंडल बनता है, ठीक। मेंबर जो होते हैं इस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के, दे आर इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर्स ऑफ दैट एरिया। इस समिति का जो ये समिति जो इलेक्ट होती है 5 साल के लिए इलेक्ट होती है, और इसको जो हेड करते हैं वो एक चेयरमैन और एक डिप्टी चेयरमैन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सारी जो पंचायत समितिज़ होती हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दे कॉन्स्टिट्यूट ज़िला परिषद, जो कि अगला हमारा एपेक्स बॉडी है पंचायती राज सिस्टम के अंदर में, ठीक है। ज़िला पंचायत या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल या फिर ज़िला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, कोई भी नाम लिया जा सकता है। ये 3rd टियर है या एपेक्स एट द टॉप कह सकते हैं। पंचायती राज जो इंस्टीट्यूट सिस्टम है उसके अंडर में सबसे टॉप पे आता है ये, एंड इट फंक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। ये एक इलेक्टेड बॉडी है जिसमें जो कि पूरे रूरल एरिया को, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी पूरा रूरल एरिया है उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज़ हेडेड बाय अ प्रेसिडेंट, जो कि एक इलेक्टेड मेंबर होते हैं। जो डिफरेंट ब्लॉक पंचायत होती हैं, ठीक है, उनके जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं या जो MP हैं उस एरिया के, ठीक है, वो इसके मेंबर्स होते हैं। ये एक लिंक के तौर पे काम करती है किसके बीच में? स्टेट गवर्नमेंट और जो विलेज लेवल जो ग्राम पंचायत है उनके बीच में, ठीक है।
अब बात करेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। अर्बन लोकल गवर्नमेंट में दो यहाँ पे बॉडीज़ देखने को मिलती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि बड़े शहरों में होती है, ठीक, मेयर हेड होते हैं इसके, और म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसपैलिटी जो कि छोटे शहरों के अंदर होती है, जिसका हेड एक चेयरपर्सन होता है, ठीक। अर्बन लोकल गवर्नमेंट, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसपैलिटी, टाउन पंचायत्स इस तरह से देखने को मिलते हैं, ठीक है, दैट आर एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो हैं दे आर फाउंड इन लार्जर अर्बन एरियाज, जबकि म्यूनिसिपल काउंसिल जो हैं ये स्मॉलर अर्बन एरियाज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। जबकि टाउन पंचायत की अगर हम बात करें, ये ऐसे एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे एक ट्रांजिशन वाला एरिया होता है, जो कि रूरल से अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो रहा होता है, वहाँ पे टाउन पंचायत होती है। दोनों ही जो म्यूनिसपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। इसके अलावा म्यूनिसिपल जो चेयरपर्सन है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनिसपैलिटी का, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड है वो मेयर होता है, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात करें, नगर निगम या फिर और कई नामों से अलग अलग स्टेट के अंदर इसको बुलाया जाता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या सिटी कॉरपोरेशन, ये एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म की गई अर्बन लोकल बॉडी है, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर के एक सिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है, और ऐसी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है। अब लगातार जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है या अर्बनाइजेशन है, ठीक है, ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कह सकते हैं दैट क्रिएटेड द नीड फॉर लोकल गवर्निंग बॉडी एट दिस लेवल, है ना, जो कि काम करे, जो भी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, कम्युनिटी सर्विसेज, उनको प्रोवाइड कराने का काम करती है, ठीक है। म्यूनिसपैलिटी, तो म्यूनिसपैलिटी या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल ये एक अर्बन लोकल बॉडी है जो कि एक स्मॉलर अर्बन एरिया को एडमिनिस्टर करने का काम करती है, जिसकी पॉपुलेशन लेस देन 1 मिलियन होती है, 100,000 से कम होती है, ठीक है। मिनिमम इतनी पॉपुलेशन होगी और लेस देन जो है 1 मिलियन, ठीक है। लोकली इसको जो है नगर पालिका कहा जाता है। अब एक और अलग से पार्ट दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट इन ब्राज़ील, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक सिटी है ब्राज़ील के अंदर, पोर्टो एलेग्रे, इसने जो है डिसेंट्रलाइजेशन को कंबाइन किया पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के साथ। सिटी में एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई, ठीक, अलॉन्ग विद द म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है, जिसमें लोकल जो इनहैबिटेंट्स है सिटी के, उनको डिसीजन मेकिंग पावर दी गई, ठीक। 13 लाख लोग जो शहर के थे वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पा रहे थे डिसीजन मेकिंग में, जो बजट सिटी के लिए बन रहा है उसमें, ठीक। सिटी को कई सेक्टर्स में, वार्ड्स में बांट दिया गया और हर एक सेक्टर की अपनी मीटिंग हो रही थी अपने मुद्दों पे डिस्कशन करने के लिए, और फाइनली जो हर एक सेक्टर से प्रपोजल्स निकल करके आए वो म्यूनिसपैलिटी के पास फाइनल डिसीजन के लिए फॉरवर्ड कर दिए गए, ठीक है। ये जो मेथड था, इससे ये इंश्योर हो पाया कि भाई जो मनी है इट कैन बी स्पेंड फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉलोनीज़, मतलब सिर्फ ये यहाँ पे ये ना हो कि जो अमीर रिच सेक्शन है सोसाइटी का उसके बेनिफिट के लिए काम किया जाए, बल्कि हर एक आदमी का रिप्रेजेंटेशन हो, हर एक आदमी के इशूज़ एड्रेस हो सकें, इससे ये पॉसिबल हो पाया। हमारे यहाँ भी अगर हम बात करें तो ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे केरला के अंदर देखने को मिला था, ठीक है। चैलेंजेस येट टू बी मेट, अभी भी क्या चैलेंजेस हैं पंचायती राज सिस्टम जो हमारा जो ये अर्बन और रूरल लोकल गवर्नमेंट है, इसके सामने क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो भले ही इलेक्शंस यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करे जा रहे हैं, बट स्टिल ग्राम सभा की जो मीटिंग्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती। एक चैलेंज तो ये है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो यहाँ पे जिस तरह से हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि दैट स्टेट गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू शेयर पावर एंड रिसोर्सेज विद लोकल गवर्नमेंट, बट ऐसा एक्चुअली में देखने को मिलता नहीं है सही तरीके से, ठीक है। इनएडिकेट इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ज़्यादा डिपेंडेंसी यहाँ पे जो ग्रांट्स मिल रहे हैं अपर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट से, ये एक चैलेंज है। दूसरा हम कह सकते हैं लैक ऑफ ट्रेन मैन पावर, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ठीक है, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं जो अभी भी पूरे होने बाकी हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वी आर स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसको अभी रियलाइज़ करने से हम काफ़ी दूर हैं इन प्रैक्टिस, ठीक है। आखिरी एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। एक सवाल उठाया गया एनसीईआरटी के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर रन्स द कंट्री, चीफ मिनिस्टर रन्स द स्टेट। तो इस लॉजिक के बेसिस पे अगर हम बात करें तो जो चेयरपर्सन है ज़िला परिषद का, ही शुड रन द डिस्ट्रिक्ट, देन वाई वी हैव अ डीएम या कलेक्टर क्यों होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं ज़िला परिषद के, भाई वो एक पॉलिटिकल हेड हैं, सारे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इनकी लीडरशिप में लिए जाते हैं, बट डीएम जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, ठीक है। उसका काम है एग्जीक्यूट करना उन डिसीजंस को जो परिषद लेता है, ठीक। तो इनफैक्ट हम कह सकते हैं एक पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है ये।
जहाँ पे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं विद शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो डीएम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, एडमिनिस्टर करता है डिस्ट्रिक्ट को, ठीक। बिकॉज डीएम और कलेक्टर जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनियन गवर्नमेंट के, ठीक। और जो 3 tier सिस्टम है उसमें जो चेयरपर्सन है ज़िला परिषद का, ही इज़ अकाउंटेबल टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। Thanks for watching. Don't forget to subscribe and share. That's all for now.